अगेन यार, आप सभी लोगों का स्वागत है इस चैनल पे आने के लिए। आज हम लोग मेडिवल वर्ल्ड को समझेंगे। पिछली वीडियो में मैंने रोमन एम्पायर यानी रोमन सिविलाइजेशन को काफ़ी बढ़िया से समझाया है। आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग वहां से देखकर यहाँ पर आएँ, क्योंकि ये लेक्चर जो है आपको लगेगा कि पिछली वीडियो से रिलेटेड है। बहरहाल अगर आप नए हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो भी आप इसको समझ सकते हैं। काफ़ी ईजी होने वाला है, काफ़ी इंटरेस्टिंग लेक्चर होने वाला है। तो चलिए वीडियो को हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। रोमन एम्पायर का मैंने पिछले वीडियो में क्या बताया था कि उसका जो फॉल था, मतलब फॉल डाउन कैसे कैसे रोमन एम्पायर ख़त्म होता है, उसके बारे में मैंने अच्छे से डिस्कस करा है। फॉर शॉर्ट में आप लोग यहाँ पर समझिए, मैं शॉर्ट में अब बता देता हूँ किस तरह से ख़त्म हुआ था। रोमन एम्पायर जो था ख़त्म होने के कगार पे था। तो क्या होता है कि रोमन एम्पायर दो पार्ट में बढ़ जाता है, एक ईस्टर्न रोमन एम्पायर, एक वेस्टर्न रोमन एम्पायर। और वेस्टर्न रोमन एम्पायर जो था अगेन बहुत सारे पार्ट्स में, टुकड़ों में बढ़ जाता है, उसके बाद वो ख़त्म हो जाता है। लेकिन जो ईस्टर्न रोमन एम्पायर है वो ख़त्म नहीं होता है, और वो एक नए नाम से फिर लगभग 1000 साल तक और चलता है। और वो नया नाम उसका रहता है बाइजेंटाइन एम्पायर। बाइजेंटाइन एम्पायर ये तो आपने सुना ही होगा। तो ये लगभग रोमन एम्पायर के ख़त्म होने के बाद भी ये एम्पायर चलते रहता है लगभग 100 सालों तक। और उनका भी जो एरिया है आप लोग मैप में देख सकते हैं। इस तरह से ये जो बाइजेंटाइन एम्पायर है 1000 साल तक चलता है। उसके बाद हम लोग इधर मेडिवल यूरोप को समझते हैं। तो मेडिवल यूरोप में भी इसका चर्चा है। जैसे कि देखिए, द ईस्टर्न रोमन एम्पायर, जिसको हम लोग बाइजेंटाइन एम्पायर भी कहते हैं, ईस्टर्न रोमन एम्पायर बोलो या बाइजेंटाइन एम्पायर बोलो, बात एक ही हो जाएगा। वो उस समय का लगभग एक तरह से बहुत ही बढ़िया एम्पायर बन चुका था। रोमन एम्पायर के ख़त्म होने के बाद ये बहुत बढ़िया एम्पायर बन चुका था। तो और बहुत वास्ट था, बहुत ज़्यादा फैला हुआ था। वो बात अलग है कि रोमन एम्पायर जितना एक्सपेंड नहीं हुआ था, एक्सपेंशन नहीं हुआ था, लेकिन अपने आप में ये बहुत ज़्यादा एरिया में फैला हुआ था आपका बाइजेंटाइन एम्पायर। और इसकी राजधानी जो थी कॉन्स्टेंटिनोपल थी। इनकी राजधानी से आपसे क्वेश्चन बनता है एग्ज़ाम में, ऑब्जेक्टिव, तो इसको याद रखिएगा। और बाइजेंटाइन में बहुत अच्छी खूबसूरत चर्चेस थी, जहाँ पे क्रिश्चियन लोग अपना जाते थे और प्रेज वगैरह करते थे। तो बहुत अच्छी चर्चेस बनाई गई थी, जिसमें से एक बहुत ही फेमस चर्च है आपका चर्च ऑफ सेंट सोफिया। चर्च ऑफ सेंट सोफिया को याद रखना है, ऑब्जेक्टिव यहाँ से भी बनते हैं। जो कि कहाँ पर है, इसका लोकेशन आपसे पूछा जाए तो आप लोग जो बाइजेंटाइन एम्पायर की राजधानी थी वहीं पर ये चर्च स्थित है। लोकेशन इसका देखिए, कॉन्स्टेंटिनोपल में ये चर्च आपका लोकेटेड है। तो दोनों याद रखिएगा, चर्च का नाम एंड कहाँ पे लोकेटेड है वो भी। और ये जब चर्च बन रहा था, वो उस टाइम राजा कौन थे? वो बाइजेंटाइन एम्परर थे एक तरह से। बाइजेंटाइन एम्पायर के एक राजा थे जिसका नाम था जस्टिनियन। ठीक है, जस्टिनियन उस समय राजा थे। और 6th सेंचुरी एडी में यह जो चर्च है, चर्च ऑफ सेंट सोफिया, वो बना था। तो ये सभी ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्या होता है, बाइजेंटाइन एम्पायर जो होता है वो इसको भी तहस नहस करने वाला पैदा नहीं लेता है, जिसका नाम है ओटोमान तुर्क्स। ठीक है, ओटोमान तुर्क्स जो है फिर बाइजेंटाइन टेरिटरीज जो होता है, जितनी भी सारी बाइजेंटाइन एम्पायर में शहरें थी, टेरिटरीज थी, उसको ये कब्जा लेता है। कब? 1453 में। ठीक है, उसके बाद हम लोग फेडरलिज्म को समझते हैं। इतना तो आप लोग समझ ही गए होंगे। सो फेडरलिज्म मतलब आप लोग क्या समझते हैं? फेडरलिज्म मतलब जब भी फेडरल वर्ड आए तो आप लोग लैंड से रिलेट करके चलना, ज़मीन से रिलेट करके चलना। फेडरलिज्म कोई बोले आपसे तो आप बोलना ज़मीन से रिलेटेड होगा कुछ चीज़। तो फेडरलिज्म का जो मीनिंग है फ्यूड, फेडरलिज्म में जो फ्यूड का मीनिंग जो होता है लैंड होता है। ओके, तो हिंदी में इसको सामंतवादी या ज़मींदारी कहते हैं। सामंतवादी बोलो या ज़मींदारी बोलो। और जो फेडरल होते हैं उसको सामंत बोलते हैं, और फेडरलिज्म को सामंतवादी। और इतना तो आपको आइडिया होगा ही कि जिसके पास ज़्यादा ज़मीन होगी उसके पास ज़्यादा पावर होंगे, और जिसके पास कम ज़मीनें होंगी उसके पास कम पावर होगा। तो इस समय में फेडरलिज्म वाला जो फेज़ था काफ़ी अच्छा मतलब माना जाता है। और ये कहाँ पे स्टार्ट होता है, ये देखिए, फेडरलिज्म जो है कहाँ से ओरिजिनेट होता है, सबसे पहली बार कहाँ देखा जाता है और कब देखा जाता है? तो 8वीं एंड 9वीं सेंचुरी में देखा जाता है, और ये यूरोप में ही देखा जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इन वेस्टर्न यूरोप फेडरल सिस्टम डेवलप। फेडरल सिस्टम जो है सबसे पहली बार वेस्टर्न यूरोप में डेवलप्ड होता है, और 8वीं से 9वीं सेंचुरी के बीच में देखा गया पहली बार। तो ये भी याद रखना है आप लोगों को।
अभी हम बात कर लेते हैं फेडरलिज्म में फेडरल सोसाइटी किस तरह से हुआ करती थी। तो फेडरल सोसाइटी बस दो ही तरह से हुआ करती थी, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, लैंड वाज द सोर्स ऑफ पावर। जिसके पास जितना ज़्यादा लैंड होगा उसके पास उतना ज़्यादा पावर होगा। किसी के पास 1 कट्ठा ज़मीन है तो उसके पास कम पावर है, किसी के पास 1 बीघा ज़मीन है तो उसके पास ज़्यादा पावर है। मतलब लैंड इज़ द सोर्स ऑफ पावर ऑफ दैट टाइम। देन तो फेडरल सोसाइटी लैंड के बेसिस पे फिर डिवाइड करा जाता है यार, और फेडरल सोसाइटी को फिर 2 चीज़ों में डिवाइड कर दिया जाता है, फेडरल लॉर्ड्स एंड पीजेंट्स। आप लोग समझ ही रहे हैं, पीजेंट्स जो आम लोग होंगे, नौकर वगैरह लोग होंगे, उसी को बोलते हैं। और जो फेडरल लॉर्ड्स थे जिनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीनें थी, मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में ज़मीन था, उसको फेडरल लॉर्ड्स बोलते हैं। लॉर्ड्स मतलब भगवान और फेडरल मतलब ज़मीन, ज़मीन के भगवान, मतलब बहुत ज़्यादा ज़मीन था यार, इसीलिए फेडरल लॉर्ड बोला जाता था। तो देखिए यहाँ पर फेडरल लॉर्ड्स के पास 2 ही ऑप्शन था। उसके पास ज़मीन थी तो ज़मीन को अचार डालने के लिए थोड़ी ना रखेगा यार, आप ही दिमाग लगाओ। ज़मीन किसी के पास है और उसको बंजर रखे हुए हैं तो वो पागल है कि नहीं। तो आपके जो फेडरल लॉर्ड्स थे इनके पास 2 ही तरीका था, या तो ये जो अपनी ज़मीन थी वो किसी पीजेंट्स को दे दें या फिर उससे उन पे काम करवा के अपना आउटपुट निकाले। जैसे कि कहने का मेरा मतलब है आज की डेट में भी यही हो रहा है। आज के डेट में क्या हो रहा है कि जिसके पास ज़्यादा ज़मीनें हैं वो खुद तो खेती करेगा नहीं, तो वो क्या करता है कि जो पीजेंट्स लोग हैं उनको अपना ज़मीन जो है दे देते हैं और बोलते हैं कि आप इस पे खेती करिए और आधा आप रखिए आधा हम रखेंगे। इस तरह से हुआ करता था। या फिर जो है आपके जो मज़दूर वगैरह हैं पीजेंट्स, उसको दे देते थे और वो आपका सारा काम किया करता था, बाकी वो मजदूरी लेता था, उसका काम वहीं पे ख़त्म हो जाता था। हमारे गांव या बिहार में ये अभी भी चलता आ रहा है। मेरे घर में खुद यही हो रहा है कि आजकल जो ज़मीनें हैं खुद खेती करने नहीं जाते हैं घर वाले और दे देते हैं किसी को, और वो आधा आधा करके 50 वो सभी रखते हैं और 50 हमारे घर में आता है। तो इस तरह से भी होता है। और दूसरा तरीका ये है, पहले हुआ करता था मेरे घर में कि सिर्फ मज़दूर का जो मज़दूरी है वो दिया करते थे और बाकी जो जितना भी ज़्यादा फसल होता था, जितने भी ज़्यादा खेती बाड़ी होती थी, वो सारी की सारी प्रॉपर्टी मेरी। बस मज़दूरी से मतलब है, पीजेंट का जो मज़दूरी किया उसका मज़दूरी दे दो, बाकी का सारा मेरा। लेकिन दूसरा जो तरीका था वो बाकी ख़राब था, 50-50% वाला। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जो फेडरल लॉर्ड्स थे टोटल 4 थे, चारों का नाम देखिए, किंग्स, ड्यूक्स एंड अर्ल्स एंड बैरन्स एंड नाइट्स। चारों का नाम आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद पेजेंट्स जो थे, पेजेंट्स को भी 3 कैटेगरीज में बांटा गया था, फ्री होल्डर्स, विलेंस एंड सर्व्स। तीनों का नाम याद रखना है। बस आपको इतना याद रखना है कि फेडरल हायरार्की में किंग जो था सबसे ज़्यादा सुप्रीम था। जितने भी किंग होंगे, जितने बड़े ज़मींदार होंगे, वो सबसे ज़्यादा ताकतवर होंगे और पीजेंट जो होंगे एट बॉटम होंगे, मतलब सबसे लेस इम्पोर्टेंट और लेस पावर होगा पीजेंट्स लोग के पास। अब बात कर लेते हैं इकोनॉमिक लाइफ के बारे में। इन लोग का जो लाइफ था उस टाइम पे कैसा था, रूरल था या अर्बन था? तो टोटली ये लोग रूरल थे। आप ही लोग समझो यार कि बहुत सारा ज़मीन है, खेती बाड़ी हो रहा है, तो वो रूरल ही कहलाएगा ना, अर्बन कभी नहीं होगा, शहरी कभी नहीं होगा। और यहाँ पर देखिए द यूनिट ऑफ लैंड को उस टाइम पे मैनोर कहा करते थे। मैनोर, यूनिट ऑफ लैंड को ही मैनोर कहा जाता है। आई होप आपको फ्यूडलिज्म का जो कंसेप्ट है थोड़ा अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने 2-3 एग्जाम्पल, अपने घर का भी एग्जाम्पल ले लिया यार, अब तो आपको समझ में आ जाना चाहिए। अभी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड बहुत मुझे पसंद है ये टॉपिक, जिसका नाम है क्रूसेड्स। क्रूसेड्स जो है बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इसको समझना बहुत मज़ा आएगा। बहुत सारे लोग जो इसका नाम देख के घबरा गए होंगे। इसका मतलब क्या होता है क्रूसेड्स का मतलब? तो इसका मतलब होता है धर्म युद्ध। धर्म युद्ध से तो आप लोग समझ ही गए होंगे किसके वजह से युद्ध हो रहा है। धर्म के कारण युद्ध होने वालों को धर्म युद्ध बोलते हैं, हॉली वार इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं। तो ये लगभग 300 सालों तक ये धर्म युद्ध चलता है, उसी को हम लोग क्रूसेड्स बोलते हैं। और क्रूसेड्स किनके बीच में होता है, इतना तो आइडिया आपके पास होना चाहिए। तो ये जो हैं आपके यूरोप के कुछ लोग होते हैं, क्रिश्चियंस लोग होते हैं। एक जगह है जिसका नाम है जेरूसलम, उसके लिए ये लड़ाई हो रहा है। मेन बात जेरूसलम के लिए ये इतना जो धर्म युद्ध है इतना बड़ा 300 सालों तक, उसके लिए ही होता है, जेरूसलम के लिए। तो आप लोग के दिमाग में ये क्वेश्चन तो ज़रूर बन रहा होगा, मेरा भी बनता था, आपका भी बनना चाहिए, कि ये जो क्रिश्चियन लोग हैं यूरोप में से जो आते थे, यूरोप वगैरह, यूरोप में तो बहुत सारी जगह हैं, आप लोग थोड़ा दिमाग में इतना सोच के चलें कि यूरोप से आते थे, जगह जगह पर नहीं घुसना है, ठीक है। आप लोग दिमाग में बस इतना ध्यान रखें, यूरोप से वो लोग आते थे और यूरोप से क्रिश्चियंस जो लोग थे वो लोग इस पे इसलिए हमला करते थे क्योंकि इनका जो पवित्र स्थान था
हॉली प्लेसेस थे और जिनके जो गुरु वगैरह थे वहीं पे जन्मे वगैरह थे, इसीलिए वो अपने पवित्र स्थान को अपने पास ले आना चाहते थे। इनका कहना था कि जेरूसलम जो है मुझे दे दो, बाकी मुस्लिम वगैरह से इनका कोई ऐसा बैर नहीं था। जेरूसलम इनका पवित्र स्थान था क्रिश्चियन लोग का, यहाँ पर जीसस रहते थे, यहाँ पे क्रिश्चियन के बहुत बड़े बड़े जो गुरु हुए वो सभी का यहाँ पर जन्म स्थान था। यहाँ पर मेनली 3 चीज़ों के लिए लड़ाई हुआ है, जुडिज़म के लिए, क्रिश्चियनिटी के लिए एंड इस्लाम धर्म के लिए। इसके लिए ही ये करसेड हुआ है, धर्म युद्ध हुआ है। और जेरूसलम में ये सभी चीज़ों का वास था, ये सभी पवित्र स्थानें थी। और क्रिश्चियन लोग जो चाहते थे कि मुझे ये मतलब ये जेरूसलम पे मेरा कब्जा हो जाए, तब हम लोग को जो पूजा वगैरह करना होता है अपने देवता का, तो हम लोग आसानी से कर पाएँ, ठीक है। इसीलिए जेरूसलम पे क्रिश्चियन लोग अटैक करते हैं और जेरूसलम को अपना बनाना चाहते हैं। तो चलिए, ये तो ओवरव्यू हो गया। चलिए हम लोग अब किताबी लैंग्वेज में पढ़ते हैं। सो बुक में भी वही सारी चीज़ें बताई गई हैं जो मैंने अभी डिस्कस करा। जितने भी धर्म स्थान था, क्रिश्चियन लोग का धर्म स्थल था, वो मुस्लिम लोग के ऑक्यूपेशन में था, यानी मुस्लिम लोगों के अंडर में था। वो मुस्लिम लोग से छीनना चाहते थे, कौन? क्रिश्चियन लोग। और ये लड़ाई इसलिए भी हो गया कि वहाँ पे जो मुस्लिम लोग थे जेरूसलम में, वो इसको आने नहीं देते थे क्रिश्चियन लोगों को। क्रिश्चियन लोगों का धर्म स्थल है यार, वहाँ पे उनके देवी देवता वास करते हैं, उनको पूजा करने नहीं दोगे तो वो घुसाएंगे कि नहीं। तो क्रिश्चियन लोग घुसिया गए, बड़े खतरनाक घुसियाएँ। और क्रिश्चियन लोग इतना घुसा गए कि इन्होंने ठान लिया कि अब मुझे जेरूसलम जो है वापस लेके आना है और वहाँ पे हम लोगों का राज होगा, क्योंकि हमारे धर्म गुरु वहाँ पर हैं, धर्म स्थल वहाँ पर है, मंदिरें वहीं पे है, सारा का सारा चीज़ वहाँ पर है, हम लोग को पूजा करने नहीं देते हैं मुस्लिम लोग। इसी के कारण सारा का सारा गुस्सा में इन लोगों ने टोटल, देखिए ऐसे आपका टोटल 7 करसेड्स है, 7 धर्म युद्ध है, 7 बार धर्म युद्ध होता है। लेकिन आपके सिलेबस में टोटल 4 ही पढ़ना है और 4 मेन इंपॉर्टेंट है। बाकी 5, 6, 7 वाला जो धर्म युद्ध है वो लेस इंपॉर्टेंट है और उसमें कुछ ज़्यादा हाथ भी नहीं लगता है इन लोगों के पास, क्रिश्चियन लोगों के पास। तो हम लोग फर्स्ट करसेड यानी फर्स्ट धर्म युद्ध के बारे में समझते हैं। इसमें जो टाइम इंटरवल है इसको ध्यान रखिएगा, 1095 से 1099, मतलब लगभग 4 साल तक ये लड़ाई चला। और किनके बीच चला ये आइडिया तो होगा ही आपके पास। क्रिश्चियन लोग जो यूरोप से आए थे और किनके कहने पे आए थे वो भी याद रखना है। ये उस समय पे वहाँ पे एक राजा थे यूरोप में, उनका नाम था अरवन द्वितीय, अरवन सेकेंड। इन्होंने आदेश दिया था कि जाओ और जो जेरूसलम है उसको जीत कर आओ। तो इनके आदेश पे जो क्रिश्चियन के जो समुदाय था, जो लड़ने वाला था, मतलब एकजुट हुआ था लड़ने के लिए, वो निकल पड़ता है किसके लिए? जेरूसलम जीतने के लिए। और उनका सामना किससे होता है? मुस्लिम लोग से होता है। मुस्लिम लोग से लड़ाई करते हैं। मुस्लिम लोग को जो लीडर थे उनका नाम याद रखिएगा कि सेलोजक तुक्स, उस समय के एक बहुत ही योग्य राजा हुआ करते थे जेरूसलम में, उनका नाम सेलोजक तुक्स है। तो इनसे इनका लड़ाई होता है फर्स्ट क्रूसेड्स में। लेकिन एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए, जब ये क्रिश्चियन लोग यूरोप से निकले थे लड़ाई करने के लिए तो इनको बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इन लोगों को, इनके पास ना कोई मैप था। मैप कहने का मतलब इनके रास्ता नहीं पता था कि कैसे जाना है, कैसे पहुंचेंगे और कब पहुंचेंगे। आप लोग भी जानते हैं जिसको रास्ता नहीं पता होगा और उसको बोल दिया जाए कि जाओ उस वहाँ तुमको जाना है, तो वो टेढ़ा मेढ़ा करते करते बहुत लंबा समय लगा देगा। तो ठीक है, यही इनके साथ क्रिश्चियन लोग के साथ भी हुआ। इनको रास्ता नहीं पता था, ना इनके पास कोई मैप था, तो इनको वहाँ तक पहुँचने में, जेरूसलम तक पहुँचने में लगभग 3 साल लग गए यार। 3 साल लगा दिए इन्होंने वहाँ तक पहुँचने में, और ये पैदल चल रहे थे, इसी कारण ऐसा भी हुआ। तो पैदल चलेंगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। 3 साल पैदल चलना आम बात है क्या? अब 3 साल का खाना आप कहाँ लाद के ले जाएंगे, आप ही सोचिए, ठीक है। तो 3 साल में बहुत सारे प्रॉब्लम का सामना करना वाला। कुछ जो सोल्जर्स थे क्रिश्चियन लोग, वो सभी जो थे भूखमरी से मरने लगे, और कुछ जो सोल्जर थे पानी की वजह से मरने लगे, और कुछ जो सोल्जर थे बहुत सारे कारणों से इधर उधर, मतलब इतना चलने के बाद कोई दम तोड़ दिया, मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम हुआ। ऐसा भी कहा जाता है कि पानी का दिक्कत बहुत ज़्यादा हो गया था, तो पानी का प्यास बुझाने के लिए ये लोग क्या करते थे कि घोड़े का खून पिया करते थे। घोड़े को मार देते थे और घोड़े का जो खून होता था ना उसको निकाल के पी जाते थे, उससे प्यास मिटाते थे। ऐसा कहानी है। अब आपके मन में ये भी सवाल होगा, यार प्यास की वजह से मैंने घोड़ा मार दिया, अब हम लोग जाएंगे कैसे? घोड़े पे बैठ के ये लोग जा रहे थे, सफ़र कर रहे थे, कुछ लोग पैदल चल रहे थे। पैदल चलने वालों को तो मैंने पहले ही बता दिया कि वो लोग भुखमरी से, पानी की वजह से, वगैरह वगैरह की वजह से मर गए। जो घोड़े पर जा रहे थे उसने घोड़ों को भी मार के प्यास बुझाया।
ठीक है, घोड़े को, तो घोड़ा मर गया। उसके बाद इन्होंने सफ़र जो है गधे पे तय किया, गधा पे बैठ के इन्होंने पूरा सफ़र तय किया और फाइनली जो डेस्टिनेशन इनका था वहाँ पे ये पहुँच जाते हैं। और सबसे पहली बार 1097 में ये पहला अटैक करते हैं और पहला अटैक करते हैं जो कि सक्सेसफुल होता है। पहले अटैक में ये निशिया को जीत जाते हैं और ये बिना बताए अटैक करते हैं। मुस्लिम लोग को कानो कान कुछ खबर नहीं होता है कि अटैक हो गया है और निशिया को जीत गए हैं। फिर क्या होता है कि जैसे ही पता चलता है मुस्लिम लोग को, इसका नाम आप लोग हमेशा याद रखिएगा, काफ़ी फेमस है, सेलुजक तुर्क्स, ठीक है। ये बाउंस बैक करता है और फिर से अटैक करता है। इसमें भी बहुत ज़्यादा क्षति पहुंचता है, बहुत सारे क्रिश्चियन सोल्जर्स जो होते हैं मारे जाते हैं। लेकिन ये जो आपका सेलुजक तुर्क्स है इसको सक्सेस नहीं मिलता है। अंत में फर्स्ट जो धर्म युद्ध होता है ना, लास्ट में किसका विजय होता है? ये जो धर्म युद्ध है मुस्लिम वर्सेस क्रिश्चियन में क्रिश्चियन का ही विजय होता है। यहाँ पर इनका ट्रेलर इन्होंने दिखा दिया था कि हम लोग जो क्रिश्चियन लोग हैं कमज़ोर नहीं है, बहुत हम लोग में क्षमता है और आपको हरा सकते हैं, मुस्लिम लोग को हरा सकते हैं ईजिली में, ठीक है। तो उसके बाद पहला अटैक हुआ। उसके बाद इसमें क्या होता है कि ये लोग अपने मेन जो एम है उससे भटक जाते हैं और ये जो अगल बगल के एरिया है उस पे अटैक करने चल जाते हैं। इसको क्या सिखा के भेजा गया था? इसको जो इसका राजा था कौन? अरवंदूत। इसने क्या बोला था कि जाओ बेटा जाके आप जेरूसलम पे कब्जा करो। लेकिन इसका जो क्रिश्चियन लोग था, सोल्जर्स लोग था, ये भटक जाता है अपने लक्ष्य से और ये उधर उधर अगल बगल का एरिया जो है ना, मतलब ज़्यादा खुश हो जाता है, ज़्यादा ओवरफ्लो हो जाता है, सोचता है कि अगल बगल को भी लपेट लेते हैं अपने में, तो उसी में लग जाता है। तो फिर आता है उधर से संदेश यूरोप से कि बेटा तुमको जो करने भेजे हैं वो जाके करो ना, आप जेरूसलम को कब्जा करो ना। तो फिर वही लड़ाई होता है। फिर किससे? आप देख सकते हैं, ये जो आपको ऊपर में दिया गया है ये काफ़ी वीवीआई नाम है, इसको ध्यान में रखिएगा। सेलुजक तुर्क से लड़ाई होता है और बाद में फिर इनको और भी रीजन्स पे कब्जा हो जाता है। कौन कौन नाम आप लोग याद रखिएगा। जेरूसलम भी इनके हाथ में आ जाता है और यह बार जीतने के बाद ये जो शहर है जेरूसलम में कुछ नए शहर का निर्माण कर लेते हैं जिसका नाम इडीसा है, एंटीटोक है, ट्रिपोली है, ये सभी क्रिएट कर लेते हैं। ये जो फर्स्ट क्रसेड था वो सक्सेसफुल रहा। इसमें जीत क्रिश्चियन लोगों की होती है और हार मुस्लिम लोगों की होती है। दूसरा जो धर्म युद्ध है वो स्टार्ट कैसे होता है? क्या होता है ना कि ये आपने क्रिश्चियन ने मुस्लिम पर अटैक किया तो मुस्लिम थोड़ी ना चुपचाप बैठने वाले, वो जो है इडीसा पे फिर से कब्जा कर लेते हैं मुस्लिम लोग। और इसी के संदर्भ में जो यूरोप से जो राजा होते हैं जिनका नाम आप लोग याद रखिएगा, पहले राजा थे किंग लुइस फोर्थ एंड दूसरे राजा जो थे किंग कॉनराड द्वितीय। इन्होंने आदेश देते हैं कि देखो यार, इडीसा फिर से मुस्लिम ने कब्जा कर लिया है और क्रिश्चियन लोग फिर ऐसे सुन के गरमा जाते हैं। फिर सेकेंड क्रसेड इसी कारण स्टार्ट हो जाता है। कब से कब होता है? 1147 से 1148 में इसका चलता है लड़ाई 1 साल के लिए। लेकिन इसमें इस बार जो है जीत किसका होता है? मुस्लिम लोग का होता है। मुस्लिम लोग का विक्ट्री मिलता है और ये जो सेकेंड क्रसेड है वो अनसक्सेसफुल हो जाता है। तो यहाँ पर भारी लॉस हो गया यार। देखो, सेकेंड क्रसेड में जीत गया मुस्लिम है ना, ये फर्स्ट क्रसेड्स में इडीसा को ये कब्जाया था वो भी हाथ से निकल जाता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं सेकेंड धर्म युद्ध में, सेकेंड क्रसेड्स में। इससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है और हम लोग थर्ड क्रसेड के बारे में बढ़ते हैं। क्रिश्चियन लोग जो थे यहाँ पर भी देखिए ये लोग हार चुके थे, कमज़ोर पड़ गए थे। तो जेरूसलम जो किसके पास था? फर्स्ट क्रसेड में क्रिश्चियन लोग ने जेरूसलम को जीता था, लेकिन थर्ड क्रसेड में वापस से जेरूसलम को वापस लाने वाला कौन है? सलाहुद्दीन है। तो इसीलिए ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है, ठीक है। और ये कब हुआ था? 1187 में। ऐसे ही ये यूरोप में खबर जाता है कि हैं ऐसा हो गया है कुछ वहाँ पे, तो यूरोप वाले बिखिया जाते हैं और कहते हैं रुको बेटा तुमसे सबक मतलब बदला लेते हैं। तो वो तीसरा धर्म युद्ध स्टार्ट कर देते हैं और ये किनके आदेश पे होता है? जो वहाँ के जो राजा होते हैं वो आदेश देते हैं, जिनका नाम आप लोग देखिए, टोटल 3 राजा हैं। फिलिप द्वितीय हैं जो कि फ्रांस के रहने वाले हैं, फेनरिच फर्स्ट है जो कि जर्मनी के रहने वाले हैं और रिचर्ड प्रथम है जो कि इंग्लैंड के रहने वाले हैं। सभी यूरोप का ही पार्ट है, तो आप लोग याद रखिएगा कि ये सभी यूरोप के रहने वाले हैं। तो इसमें थर्ड क्रसेड में फिर एक लड़ाई होता है भयंकर, जो इसमें जो देख रहे हैं मुस्लिम की तरफ से ये लड़ेगा सलाहुद्दीन, एंड जो इधर से हैं क्रिश्चियन से ये लड़ता है रिचर्ड प्रथम। इन दोनों के बीच बहुत ही भयंकर लड़ाई होता है, बहुत ही भयंकर। अब कितना भयंकर लड़ाई होता है उतना मैं नहीं बताऊंगा, आपको उतना जानना भी नहीं है, ठीक है। तो बहुत भयंकर लड़ाई होता है और रिचर्ड प्रथम को लायन हार्ट भी बोलते हैं, द लायन हार्ट, रिचर्ड द लायन हार्ट। इसके और सलाहुद्दीन के बीच लड़ाई होता है 1187 के आसपास में। इस लड़ाई का रिजल्ट ये होता है कि ये मैच ड्रा हो जाता है। ड्रा मतलब समझते होंगे, टेस्ट मैच में ड्रा वगैरह होता है ना, उसी तरह से समझिए। इसमें ना
मुस्लिम लोग का जीत होता है और ना ही क्रिश्चियन लोग का। इसमें जो आपके रिचर्ड प्रथम हैं वो बहुत ही सॉफ्ट नीति के हैं, ठीक है। उनका क्या कहना था कि ये जो लड़ाई हो रहा है जेरूसलम में, बहुत सारे लोग मारे जा रहे हैं, अगर ये लड़ाई ना हो बहुत सारे लोग का जान बच जाएगा और हम लोग थोड़ा सा मीटिंग वगैरह करके, सुलह वगैरह करके, ट्रीटी वगैरह साइन करके दोनों ट्रीटी साइन कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर जो आपके रिचर्ड द लायन हार्ट है, उन्होंने कुछ जगहें जीती थी जिनका नाम था एकड़ एंड जाफा, इन्होंने जीता था लड़ाई करके। बाकी जब जेरूसलम का बात आता है, जेरूसलम का बारी आता है, वहाँ पे ये पीछे हट जाते हैं और वहाँ पे ट्रीटी साइन कर लेते हैं। और ट्रीटी में क्या होता है आप लोग को पता है, ट्रीटी में दोनों पक्ष का जो बात है रखा जाता है। ट्रीटी में 2 लोग थे, सलाउद्दीन और रिचर्ड, ये दोनों के बीच ट्रीटी साइन होता है। ट्रीटी में जो है रिचर्ड प्रथम कहते हैं कि आप जो हैं यहाँ पर जेरूसलम में, आप जानते हैं कि यहाँ पर हमारा पवित्र स्थान है क्रिश्चियन लोगों का, बहुत सारे भगवान यहाँ पर हैं, यहाँ पर बहुत सारी मंदिरें हैं। अगर मेरे जो क्रिश्चियन लोग हैं यूरोप से यहाँ पर पूजा वगैरह, टूरिस्ट घूमने वगैरह के लिए आएँ तो उनको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, उन पर कोई ख़तरा नहीं होना चाहिए। तो सलाउद्दीन जो वो होता है वो बोलता है हाँ हाँ ठीक है, आपको कोई ख़तरा नहीं होगा, लेकिन हम आपको जेरूसलम नहीं देंगे। तो रिचर्ड प्रथम बोलते हैं हाँ ठीक है मत दो, लेकिन जो बैन लगाया हुआ था वो हटाओ। आप यहाँ पर जो सारे क्रिश्चियन लोग हैं आएंगे, पूजा वगैरह करेंगे, सारे काम करेंगे। सलाउद्दीन इस ट्रीटी को मान जाता है, इसीलिए थर्ड क्रसेड, थर्ड धर्म युद्ध को ड्रा बोला जाता है इसमें, क्योंकि ट्रीटी लास्ट में जाके साइन हो जाता है ना, तो इसमें दोनों पक्ष का बात रखा जाता है। तो यहाँ पर लड़ाई तो हुआ नहीं जेरूसलम में, लेकिन इसको क्या सिखा के भेजा गया था रिचर्ड प्रथम को कि जाओ यार जेरूसलम जीत के लाओ। लेकिन ये बकला जो है क्या कर लेता है, ट्रीटी साइन कर लेता है। ट्रीटी में क्या होता है आपको मैंने डिस्कस करा अभी। तो थर्ड क्रसेड हमने ख़त्म कर दिया। और हाँ, थर्ड क्रसेड जो था सबसे ज़्यादा निर्णायक था यार। थर्ड क्रसेड में चाहता तो ये जो था ना आपका रिचर्ड प्रथम, वो इसको जीत सकता था, ऑलमोस्ट इसने जीत लिया था। लेकिन जब जेरूसलम का जब बात आता है, ये अपना बात से पलट जाता है और चाहता है कि ट्रीटी साइन करवा लेते हैं और ज़्यादा लोग का जान भी नहीं जाएगा। इसको चिंता फिक्र बस यही था, ये नोबल आदमी था और ये एक तरह से सॉफ्ट नीति इसका था। ये चाहता था कि लड़ाई वगैरह करेंगे, आम नागरिकों का जीवन जाएगा, बहुत सारे सोल्जर्स मारा जाएंगे, बहुत सारे लोगों की मौत होगी। तो ये जो रिचर्ड प्रथम था वो नहीं चाहता था, इसीलिए उसने लास्ट में जाके जेरूसलम का जब बारी आता है ऑलमोस्ट ये जीत जाता है, जेरूसलम भी जीत जाता अगर लड़ाई करता तो। उस ट्रीटी का नाम आप लोग याद रखना चाहें तो रख सकते हैं। उस ट्रीटी का नाम था जाफा, क्योंकि ये जाफा में हुआ था, ठीक है, और इसीलिए इसका नाम पड़ गया ट्रीटी ऑफ जाफा। वहाँ पर ट्रीटी में ये लोग साइन कर लेता है, इसी कारण ये फिर 50-50 में समाप्त हो जाता है। उसके बाद ये चौथा क्रसेड जो होता है 1202 से 91 के बीच चलता है, काफ़ी लंबा है। तो इसमें कोई फ़ायदा नहीं होता यार, ये बुरी तरह से मतलब जो इनको सिखा के भेजा गया था उसमें इन लोग में कोई काम नहीं होता है। चौथे धर्म युद्ध में अल्टीमेटली इनका गोल क्या था, पहले क्रसेड से याद करिए, पहले धर्म युद्ध से याद करिए। इनका गोल था कि हमको अपने पवित्र स्थान जेरूसलम को लाना है। लेकिन चौथे क्रसेड आते आते इनका जो एम था पूरी तरह से भटक जाता है। और थर्ड क्रसेड में आपने देखा कि किस तरह से ट्रीटी वगैरह साइन हो गया। तो बस बात इतना था यार कि अगर वो चाहता क्रिश्चियन तो जीत सकता था, लेकिन अब उसकी मर्जी यार, तुमने ट्रीटी साइन किया तो मुस्लिम लोग का क्या जाता है, उसका जो जेरूसलम था बच गया। उसी तरह से फिर चौथा क्रसेड, 5वां, 6वां, 7वां उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। चौथा क्रसेड में कुछ कामें हुई हैं, इसी वजह से चौथा क्रसेड्स जो है इसमें पढ़ना है। चौथा धर्म युद्ध था, इसमें जेरूसलम का कोई जिक्र नहीं है, ठीक है, जेरूसलम वगैरह जो है इसमें कोई जिक्र नहीं है। और यहाँ पर चौथे क्रसेड्स में ये अपना जो गोल था, ये अपने जो गोल था उससे डाइवर्ट हो जाते हैं और ये इजिप्ट और कॉन्स्टेंटिनोपल को जीत लेते हैं, मतलब दूसरा जगह को जीत लेते हैं। कॉन्स्टेंटिनोपल जो बेंजेंटाइन एम्पायर का क्या था, राजधानी था, पिछली वीडियो में पढ़ा था ना आपने। तभी जो क्रिश्चियन लोग थे, क्रसेड्स लोग थे, वो जो एकर वगैरह था वो भी इनके हाथ से चला जाता है और जेरूसलम वगैरह तो गया ही। तो सारा का सारा जो मेन ऑब्जेक्टिव था, सारा का सारा धारा का धारा रह गया। जो करने भेजा था वो हुआ नहीं, जो नहीं करने भेजा था वो सब करके बैठ गए। जैसे कि इजिप्ट जीत गया, जैसे कॉन्स्टेंटिनोपल जो बेंजेंटाइन एम्पायर का बहुत बड़ा शहर था और राजधानी भी था, उसको जाके जीत गया। और वैसे ही फिर आता है नेक्स्ट में 5वां और 6वां और 7वां क्रसेड। इसमें भी कुछ नहीं होता है, इसमें भी इसको हार ही मिलता है क्रिश्चियन लोगों का। तो ये लोग मात्र एक ही में जीत पाए। पहले क्रसेड में जो है क्रिश्चियन को जीत मिली, दूसरे में हार मिली, तीसरे में ड्रॉ हो गया, चौथे क्रसेड में इनको ना हार मिली ना जीत मिली, क्योंकि इन्होंने लड़ा ही नहीं यार, जेरूसलम से नहीं लड़ा। ये लोग तो अलग चल गए ना,
फिर इधर कॉन्स्टेंटिनोपल जीतने चल गए, इजिप्ट में चले गए जीतने के लिए। जो अपना मेन ऑब्जेक्टिव था उसको छोड़ के कहीं और पे चल गए तो उसका बात मत करो। तो चौथा में कोई नहीं जीता, कोई नहीं हारा, तो एक तरह से ये भी अनसक्सेसफुल रहा। पाँचवा भी अनसक्सेसफुल रहा, छठा भी अनसक्सेसफुल रहा, सातवां क्रसेड भी अनसक्सेसफुल रहा। तो मात्र एक ही क्रसेड था जो सक्सेसफुल रहा, वो पहला था। उसके बाद मामलुक्स वगैरह आते हैं जो कि इजिप्ट पे कब्जा कर लेते हैं, वो सभी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देख लेंगे। बस आपको बस इतना याद रखना है। तो ये क्रसेड्स वाला ख़त्म हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अरब सिविलाइजेशन को पढ़ेंगे, अरब सिविलाइजेशन को अच्छे से पढ़ेंगे। तो अगले वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।